एक छोटी सी बात यार यहाँ पर बोलना चाहूंगा, जो आप लोगों ने लाइफ में फील भी की होगी और आप लोगों को आगे भी ये काफी बहुत फायदा पहुंचाने वाली है। कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहिब बदलता जरूर है। अगर आज की डेट में आप लोगों की जिंदगी में कोई इंसान है और वो इंसान जो है वो आप लोगों के साथ में कनेक्ट है, जैसे ही बुरा वक्त आएगा वो इंसान आप लोगों को छोड़कर भागेगा और जैसे ही अच्छा वक्त आएगा वो इंसान फिर आप लोगों से आपसे आकर कनेक्ट हो जाएगा। तो ये एक तरीके से आप लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो दुनिया है ये ताकतवर लोगों के साथ रहना ज्यादा पसंद करती है। जिस इंसान के हाथ में पावर है, जिस इंसान के हाथ में पैसा है, उस इंसान को आप लोगों को लोग जो है वो मधुमक्खी की तरह उनसे चिपके हुए मिलेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि किसी के पीछे आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर कर किसी के पीछे लग कर कि नहीं यार ये मुझे छोड़कर ना चला जाए ये लड़का या फिर ये लड़की, अगर उसको आप लोग माइंड में रखकर आप लोग उसके पीछे पड़े रहोगे तो मैं इस बात की आप लोगों को गारंटी देता हूं लिखकर कि वो इंसान आप लोगों को छोड़कर एक दिन भागेगा जरूर, अगर आप लोग लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएंगे या फिर आप लोग लंबे समय तक फेल होते रहेंगे। ये एक तरीके से आप लोग प्रैक्टिकल चीज इसको बोल सकते हैं। उनको जिस दिन आप लोगों से ज्यादा ताकतवर, आप लोगों से ज्यादा पावरफुल, पैसे के मामले में, शोहरत के मामले में इंसान मिल जाएगा, उसी दिन आप लोगों को छोड़कर वो इंसान भाग जाएगा। तो इसलिए अगर कोई आप लोगों के पास में है तो वो आप लोगों के बलबूते पर आप लोगों के पास में रहेगा। तो इसलिए हमेशा अपने आप को अपने काम पर फोकस देकर अपने उन्हें कहते हैं काम पे फोकस देकर अपने आप को ताकतवर बना के रखना है, पैसे के मामले में भी और पावर के मामले में भी। अगर इस दुनिया को आप लोग चाहते हैं कि वो दुनिया जो है वो आप लोगों के साथ में किसी भी तरीके से धोखा न करे, तो आप लोगों को इन सब चीजों को थोड़ा समझना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, आप लोगों को जिससे जिससे लाइफ में आगे बढ़ेंगे ना आप लोग समझ जाएंगे। जैसे जैसे आप लोग इन चीजों को देखेंगे आप लोग जान जाएंगे कि हमेशा इंसान ताकतवर इंसान के साथ में रहना पसंद करता है। बहुत कम ऐसे इंसान आप लोगों को मिलेंगे जो आप लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आप लोग अमीर हैं आप लोग गरीब हैं, वो बस आप लोगों का साथ चाहते हैं। अगर कोई ऐसा इंसान जिंदगी में मिल जाए ना, उस इंसान को पकड़ के बैठ जाना। बात बता रहा हूं कि वो इंसान जो है वो एक ऐसा इंसान होगा जो हमेशा आप लोगों का साथ देगा, आप लोगों को मोटिवेट करेगा। पर लेकिन इसका अपोजिट भी इतना ही सही है यार, बहुत कम लोग आप लोगों को ऐसे मिलेंगे जो इस कैटेगरी के इंसान है, बहुत ही कम लोग मिलेंगे ऐसे। वरना मैक्सिमम आप लोगों को धोखा देने वाले मिलेंगे जो हमेशा आप लोगों को चीट करते हुए नजर आएंगे और जब भी मौका मिलेगा आप लोगों को छोड़ने के लिए तैयार रहेंगे वो। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई इंसान जिंदगी में है, अगर वो छोड़कर भी चला जाए तो इसका आप लोगों के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आप लोग ये बोलेंगे सर ये राम कहानी क्यों सुना दी। अभी 2 दिन पहले एक मेल पढ़ रहा था तो उस बच्चे के द्वारा लिखा गया, सर एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो जो लड़की है उसकी एंगेजमेंट हो गई है और वो फिलहाल मुझको ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे कि मुझको जानती भी नहीं है। यार ये लड़के और लड़की की बात अकेले की नहीं है, यहाँ पर ये मैं किसी भी इंसान के बारे में आप लोगों से बातें कर रहा हूं, ठीक है। अगर आज की डेट में आप लोग की जॉब होती, आप एक गजेटेड ऑफिसर होते, तो वो अपने घर वालों को छोड़कर भी वो लड़का है फिर वो लड़की आप लोगों के पास में आ जाता। पर लेकिन आज की डेट में आप लोग बेरोजगार, उसको लग नहीं रहा है कि जल्दी कुछ होने वाला है, तो वो भी अपने घर वालों के हिसाब से अपना स्टैंड जो है वो चेंज कर लेता है इंसान। तो इसीलिए हमेशा सबसे ज्यादा फोकस अपने करियर पर दो, बाकी सारी चीजें आप लोगों को पैरेलल में चलती हुई नजर आएगी। ये मैं आप लोगों को वो एक्सपीरियंस बता रहा हूं जो आप लोगों से मैंने देखे हैं। हमेशा मैं आप लोगों के जो मेल पढ़े हैं या कुछ लोगों से मैंने बातें की हैं उनसे जो मैंने सीखा, जो न्यूज़पेपर में बहुत सारी स्टोरीज आती है उनसे मैंने देखा है। दुनिया भर के दिल टूटते हुए आप लोगों को नजर आएंगे इस यूपीएससी की तैयारी में। पर लेकिन जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा वो सब लोग पछताएंगे भी और वो सोचेंगे कि काश इस इंसान को नहीं छोड़ा होता। तो हमेशा करियर को सैल्यूट करो, ये दुनिया आप लोगों को सैल्यूट करेगी। अगर आप लोग इस दुनिया को सैल्यूट करेंगे और करियर को भूल जाएंगे तो फिर तो यार देखिए कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए आप लोगों को क्या करना है। काफी इंपॉर्टेंट है ये 2 वीडियो, अगर डेली रेगुलरली आप लोग फॉलो करके चल रहे हैं तो करंट अफेयर जो है वो आप लोगों की मुट्ठी में होगा प्रॉपर वे में, अगर इनको फॉलो करके आप लोग चल रहे हैं। नहीं यकीन आता है तो पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लेना। अगर आप लोग रिसेंटली अभी कोई पेपर देकर आए हैं तो आप लोग को अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से इन वीडियो के अंदर चीजें कवर की जाती हैं। टकटकी लगाकर आप लोग ये वीडियो देखिए ताकि वीडियो के एंड में अगर आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूं तो उनका भी आंसर आप लोग दे सकें। और वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए कुछ अच्छी चीजें होती है जैसे कि रिवीजन, वो आप लोग कर जरूर जाइए। अगर रियलिटी में आप लोग सीरियस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर बस ऐसे ही आप लोग वीडियो देख रहे हैं कि नॉलेज के लिए एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो फिर क्विज अटेम्प्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इनको अटेम्प्ट कीजिए, फिर वीडियो के अंदर हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। काफी डिटेल में इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। बात की जा रही है यहाँ पर सिरोज। सिरोज एक साइक्लोन है, इसके बारे में बात की जा रही है। ये साइक्लोन अभी यहाँ पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया इन पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिला। तो सिरोज का मतलब होता है लोटस। ये किस पर्टिकुलर लैंग्वेज में इसको लोटस बोला जाता है, या फिर दूसरे शब्दों में भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सिरोज का जो नाम किसके द्वारा दिया गया है, ये आप लोगों को बताना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे फिर आप लोग, फिर बोले क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया।
पढ़ाया तो था पर रिवीजन नहीं किया, तो ये दिक्कत रह जाती है। रोहिंग्या कम्युनिटी जो है उसको इलीगल माइग्रेंट मान लिया गया है, अभी उनको डिपोर्ट करने की बात की जा रही है। हमारी कंट्री में एक एक्ट है, इस एक्ट का नाम बताना है और कब का है ये एक्ट, जिसके बेसिस पर इनको डिपोर्ट किया जाएगा फ्यूचर में, जैसे यहाँ पर म्यांमार के अंदर कंडीशन जो है नॉर्मल हो जाती है। तो आप लोगों को यहाँ पर ये एक्ट का नाम भी बताना है। रायसीना डायलॉग कॉन्फ्रेंस जो है ये हमारी कंट्री में होस्ट की जाती है। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनरशिप में जो होस्ट करती है। ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कई सारे रिसर्च पेपर भी पब्लिश करती है। इसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, पर लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। UNFPA ये यहां पर बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा अभी वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाती है। तो अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे डायरेक्ट कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो UNFPA के द्वारा पब्लिश की जाती है। अभी इसके द्वारा ये यहां पर वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट में एक टाइटल कर रखा गया है, माई बॉडी इज माई ओन, यानी कि मेरी बॉडी मेरी खुद का। एक तरीके से महिलाओं के बारे में खासकर फोकस दिया जाता है। जैसे कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उस प्रेग्नेंट वुमेन को खुद का डिसीजन होना चाहिए कि वो प्रेग्नेंट वुमेन को बच्चा रखना है या फिर नहीं रखना है, किस तरीके से उसकी बॉडी को किस तरीके से उसको रखना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसकी बॉडी के अंदर वो जान पनप रही है, ठीक है। तो उसके ऊपर डिसाइड होना चाहिए वो जिस तरीके से उसकी बॉडी रिएक्ट करेगी, तो उसको खुद का डिसीजन होना चाहिए किस तरीके से उसको लेकर चलेगी, कोई बाहर वाला लोग डिसाइड न करें। तो इसके बारे में समझेंगे, एक प्यारा सा क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बन जाएगा और इवन इंटरव्यू भी आप लोगों से ऐसी बातें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अगर आप लोग बोले इसको किस आर्टिकल के अंदर डालेंगे, इससे राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात कर लीजिए, तो कौन सा आर्टिकल है। अगर फंडामेंटल राइट के बारे में बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी मैं आप लोगों को यहां पर बताकर चलूंगा। UAE जिसको बोलते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इस कंट्री के द्वारा अभी रिसेंटली अपना मार्स मिशन छोड़ा गया था, ठीक है। तो ये पहली ऐसी कंट्री है अरब वर्ल्ड के अंदर में जिसने अपना मार्स मिशन छोड़ा। तो इसका नाम क्या रखा गया, दो नाम से इसको पुकारा गया। एक का नाम चले मैं बता देता हूं, होप मिशन बोला गया था। एक नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री है इसका नाम आप लोगों को बताना है, जिसके द्वारा वीजा, हमारी कंट्री में जो वीजा आप लोग बोलते हैं ना, वीजा मिलेगा कोई बाहर का लोग अगर हमारी कंट्री में आएगा। देखिए जो पासपोर्ट होता है उसका मतलब होता है कि आप लोग बाहर की कंट्री में जाना चाहते हैं तो आप लोग के पास से पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। वीजा जो होता है वो कंट्री देती है जिस कंट्री में आप लोग जाना चाहते हैं। अगर हमारी कंट्री मान लीजिए पाकिस्तान से कोई आना चाहता है तो उसको वीजा लगेगा। अब वो वीजा कौन देगा ये आप लोग को बताना है। NIXI इसकी फुल फॉर्म क्या है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो कि हमारी कंट्री में कंपनी एक्ट 2013 के तहत यहां पर मेंशन किया गया और 2003 से ये हमारी कंट्री में इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो सिटीजन के लिए तो उसको स्प्रेड करने की कोशिश करती है। कुछ अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी आती है तो उसको अपग्रेड करने की कोशिश करती है। तो ये इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आगे बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा अभी यहां पर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम देखने को मिला बच्चों के अंदर, जिसका नाम है MIS-C। तो ये जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा बोल सकते हैं जिनको पहले कोरोना वायरस हो चुका है तो बाद में आके कोरोना वायरस का रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। आप लोग इसको ऐसे बोले जैसे आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बहुत लंबे समय से अगर आप लोग रिवीजन किए जा रहे हैं अच्छे से, तो एग्जाम में आप लोग को उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा कि वाह शानदार चीजें यार, सब कुछ याद आ गया। पर लेकिन इसका पॉजिटिव तो नहीं है। अगर आप लोग लंबे समय से किताबें नहीं पढ़ रहे हैं और अभी आप लोग बैठकर एक महीने वाली वीडियो देख रहे हैं या फिर रेगुलर आप लोग कुछ ना कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब आप लोगों को टफ पड़ेगी वो चीजें, तो उसका इंपैक्ट आप लोगों को अलग नजर आएगा। तो ये लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देखने को मिलता है। इससे कोविड-19 तो चला गया, उसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या देखने को मिल रहा है, डिमोनेटाइजेशन हो गया, उसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या देखने को मिल रहा है। ऐसे ही कोविड-19 का बॉडी के ऊपर लॉन्ग टर्म इंपैक्ट यहां पर ये बेसिकली बोला जा रहा है। अभी समझेंगे इस बीमारी के बारे में, क्या सिचुएशन है वो भी समझेंगे। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा यहां पर ईट स्मार्ट चैलेंज और इसी के साथ में ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज ये लॉन्च किए गए हैं, जिससे हमारी कंट्री में खाने की भी व्यवस्था जो है उसको भी समझे, लोग खाने पीने के ऊपर ध्यान दें और जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है वो भी सबके लिए अच्छी अवेलेबल प्रोवाइड कराई जा सके। तो ये दो काफी इंपॉर्टेंट चीजें जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। डिटेल में डिस्कस करूंगा, कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलेंगी। तो काफी प्यारा सा सुंदर सा ये लेक्चर रहने वाला है, बिल्कुल टकटकी लगाकर आप लोगों को देखना है जिससे कि आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में हम लोग जानेंगे और इंपॉर्टेंट डे इंपॉर्टेंट है रियलिटी में, जिसको बोलते हैं नेशनल जो सिविल सर्विस डे। अगर सिविल सर्विसेज में आप लोग जाना चाहते हैं तो ये डे काफी इंपॉर्टेंट है। 21 अप्रैल को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली आज की डेट में जो भी पर्टिकुलर पर्सन सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए तो कुछ कर ही रहा है, साथ ही साथ सोसाइटी के लिए भी कुछ कर रहा है, तो एक तरीके से ये उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो डे है यहाँ पर जो सिविल सर्वेंट है जो वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री में एक साथ में मिलकर अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और जो भी एक्सपीरियंस है पब्लिक सेक्टर के लिए उनके द्वारा जो काम किए गए हैं वो साथ ही दूसरे लोग भी देखकर उससे इंस्पायर होकर कुछ ऐसा करने की सोचें, तो उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन बताइए, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया किसको बोला जाता है? आजादी के बाद की बात कर रहा हूं, पहले की बात नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को यह बताना है, क्वेश्चन इसका आंसर दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
शॉर्ट न्यूज देखते हैं यहाँ पर, काफी प्यारी प्यारी शॉर्ट न्यूज है, टोटल 5 शॉर्ट न्यूज में यहाँ पर कवर करूंगा। पहली जो शॉर्ट न्यूज है यहाँ पर ये बात करा है यूनियन मिनिस्ट्री कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके बारे में बात की जाए तो इसके द्वारा लॉन्च किया गया है अभी यहाँ पर DGFT, इसको बोलते हैं क्या, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इनके द्वारा अभी यहाँ पर ट्रेड फैसिलिटेशन ऑफ मोबाइल ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जिससे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में क्विक इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा सके। यानी कि ये जो ऐप है कैसे एक्सपोर्ट हो रहा है, कैसे इंपोर्ट हो रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन क्विक यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये जो डेवलप किसके द्वारा किया गया है, काफी इंपोर्टेंट कंपनी है हमारी कंट्री में, जो TCS, जो कि IT के फील्ड में एक बहुत बेहतरीन कंपनी मानी जाती है। तो इसके द्वारा ये डायरेक्शन दी गई थी यहाँ पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा, तो इनके द्वारा ये डेवलप किया गया है। तो काफी इंपोर्टेंट है ये, जिसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा किसके द्वारा डेवलप किया गया, ये पर्टिकुलर एक्ट किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ठीक है। तो ये कुछ प्यारी प्यारी सी इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है। नेक्स्ट न्यूज नंबर 2, हर्षवर्धन जो है हमारी कंट्री में कौन से मिनिस्टर हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इनके अंडर है। इनके द्वारा चेयर की गई ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इंटरनेशनल सिंपोजियम, एक तरीका ग्रुप जिसमें इनके द्वारा बात की गई वन हेल्थ इन इंडिया, तो रिसर्च, इंफॉर्मेशन, बायोसेफ्टी, प्रिपेयर्डनेस और रेस्पॉन्स, इनके बारे में बात की जा रही है। बेसिकली देखिए हेल्थ जो है जब से कोविड-19 आया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है, तो हेल्थ को किस तरीके से आगे लेकर चलना है उसके ऊपर फोकस किया जाता है, और आगे चलकर बायोसेफ्टी के बारे में बात की जाती है, कैसे तैयार है उसके लिए अगर कोई कंडीशन बनती है कोविड-19 जैसी कोई फ्यूचर में, मान लीजिए कोई जूनोटिक बीमारी आ गई। जूनोटिक बीमारी कैसी होती है, वो बीमारी जो जानवर से इंसान में फैलती है, तो ऐसी कोई बीमारी आती है तो कैसे उसके लिए हम लोग तैयार हैं, तो वो भी सारी चीजें रखी यहां पर जाती है सामने। तो इसके चलते यहां पर बेसिकली अब फोकस ये किया जा रहा है कि इसके ऊपर कि इको हेल्थ इनिशिएटिव इन इंडिया ऑल्सो अनाउंस किया गया है, एक कमेटी वगैरह बनाई जा रही है ताकि इन सब चीजों को ध्यान में रखकर चला जा सके। और यहां पर ये जो बेसिकली होस्ट किया जा रहा है ICMR के, जो बेसिकली होस्ट किया जा रहा है यहां पर सेक्रेटरीट ICMR के अंडर, ये यहां पर सपोर्ट कर रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ, जो कि एक तरीके से यहां पर एक ऐसा इंस्टीट्यूट भी बनाया जा रहा है नागपुर महाराष्ट्र के अंदर में, इन सब चीजों पर फोकस देने के लिए। तो ये एक अच्छे से यहां पर इसको लेकर आगे चलने की कोशिश करें ताकि फ्यूचर में कोई ऐसी कंडीशन बने तो उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है बात कर रही है ट्रॉपिकल साइक्लोन सरोज। तो ये जो साइक्लोन है अभी यहाँ पर ये 1000 किलोमीटर स्ट्रेच ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में इंपैक्ट इसका देखने को मिला, और ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में नहीं, इवन इंडोनेशिया और जो ईस्ट तिमोर है वहां पर भी इसका इंपैक्ट देखने को मिला। तो ये जो साइक्लोन है यहाँ पर, ये पहली बार ऐसा साइक्लोन देखा जा रहा है 1999 के बाद में, जब साइक्लोन एलन यहाँ पर देखने को मिला था तो उसने काफी खतरनाक इंपैक्ट डाला था इस पर्टिकुलर रीजन में। अब उसके बाद में साइक्लोन सिरोज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो याद रखना किस रीजन में, यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया वाले रीजन में आप लोग को देखने को मिलेगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इसका नाम जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो इंडोनेशिया के द्वारा इसका नाम दिया गया है, और सिरोज का मतलब होता है लोटस, ठीक है, लोटस यानी कि कमल का फूल। तो ये याद रखना, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया यहाँ पर, ये जो यहाँ पर ट्रेड फैसिलिटेशन ऐप के बारे में, तो ये यहाँ पर आप लोग देखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट 3 न्यूज देखी, बाकी 2 न्यूज और आप लोगों के सामने। हमारी कंट्री में एक जस्टिस है जिनका नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, DY चंद्रचूड़। इनका पूरा नाम है धनंजय Y चंद्रचूड़। तो ये जो जज हैं इनके द्वारा चेयर की जाती है हमारी कंट्री में, ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके द्वारा चेयर की जाती है कमेटी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, यहाँ पर ई कमेटी। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी जजमेंट ऑर्डर है उनको किस तरीके से ऑनलाइन रखना है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ई फाइलिंग 3.0 ये मॉड्यूल यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, यानी कि अगर हमारी कंट्री में किसी भी हाई कोर्ट के अंदर कोई भी जजमेंट आता है, कोई भी जजमेंट प्रोनाउंस किया जाता है, तो उसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल रहे। तो मल्टीपल सर्च क्राइटेरिया के बेस पर यहाँ पर चीजें अवेलेबल प्रोवाइड कराई जाए ताकि उसको उसके बेस पर और भी डिसीजन लिए जा सके। यानी कि मान लीजिए कि हमारी कंट्री में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं, टोटल मिलाकर 25 हाई कोर्ट है आज के डेट में। तो ये जो 25 हाई कोर्ट है, अलग अलग हाई कोर्ट में अलग अलग डिसीजन आ रहे हैं। तो कल को चलकर अगर मान लीजिए किसी हाई कोर्ट के द्वारा कोई डिसीजन दिया गया, वो हाई कोर्ट है नॉर्थ ईस्ट में, और डिसीजन यहाँ पर देखना है तमिलनाडु के वाले हाई कोर्ट को किसी को, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पर उसके बारे में डिसीजन देखा जा सके, पढ़ा जा सके, वरना मैनुअली चीजें ट्रांसफर की जाती हैं जो कि काफी टफ पड़ जाता है। तो एक अच्छा प्रोग्राम यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हाई कोर्ट मैंने बता दिया 25 है आज के में हमारी कंट्री में, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमारी कंट्री में टोटल कितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, ये आप लोग बताइए। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी स्पेशल, जब इंक्रीमेंट किया गया था यहाँ पर ये, ठीक है। पहले 21 हुआ करते थे, चलिए इतने बता देता हूं, अब कितने हैं ये आप लोगों को बताना है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी यहाँ पर बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सेंटर है, सेंटर ने ये बोला सुप्रीम कोर्ट को कि यार ये जो रोहिंग्या है हमारी कंट्री में आ रहे हैं म्यांमार से, ये जो म्यांमार से रोहिंग्या कम्युनिटी आ रही है, इनको आप लोग
थोड़ा सा देखिए कि इनको कैसे लेकर चल रहे हैं। यानी कि म्यांमार से जो रोहिंग्या कम्युनिटी आ रही है, तो सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट में ये बोला कि ये इलीगल माइग्रेंट की तरीके से इनको हम लोग को देखना है, यानी कि इलीगल तरीके से हमारी कंट्री में आ रहे हैं। तो इलीगल जो इमिग्रेंट जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनको अगर कोई इलीगली हमारी कंट्री में आता है, तो एक एक्ट है हमारी कंट्री में, फॉरेनर एक्ट 1946, तो उसके हिसाब से उनको डिपोर्ट करना होता है, यानी कि वापसी उनको भेजना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी कि अगर हमारी कंट्री में इलीगल तरीके से कोई आ गया तो उसको वापस भेजना है। पर लेकिन कंडीशन भी है म्यांमार में, आप लोग समझते हैं क्या आज के डेट में धमाल जारी है, तो इसलिए वहां पर इस तरीके से उस महाभारत के बीच में इन लोगों को छोड़ना, तो इसका मतलब उनकी जान जाने वाली बात हो जाएगी। तो वहां पर नॉर्मल कंडीशन हो जाए, इसके बाद में चीजें चलेंगी। पर इंपॉर्टेंट क्या चीज है, अंडर 1951 जो यूएन का कन्वेंशन है, जो स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी के बारे में बात करता है, और फिर उसके बाद में आया यहाँ पर 1967 का प्रोटोकॉल, जो ये दो प्रोटोकॉल है, हम लोग इसका पार्ट नहीं है। तो हमारे ऊपर कोई ऐसा सिस्टम एप्लीकेबल नहीं होता है कि हम लोग को बिल्कुल यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर कोई चीजें फॉलो करके चलनी है, क्योंकि हम लोग तो इंटरनेशनल लेवल पर इसका पार्ट ही नहीं है। पर लेकिन इंसानियत के नाते कम से कम हम लोग को ये एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी देखनी चाहिए कि अगर कोई इंसान हमारी कंट्री में आ गया अपनी जान बचाकर, तो उसको उसकी कंट्री में हम लोग को भेजना है, पर लेकिन ये ध्यान रखकर भेजना है कि उसकी वहां पर जान न जाए। ठीक है, आप लोग ये बोलेंगे सर ये दो चीजें क्या क्या, 1951 का ये यूएन कन्वेंशन, फिर 1967 का। देखिए 1951 का जो यूएन कन्वेंशन था, ये इसलिए लाया गया था ताकि जो यूरोप के अंदर जो मेनली उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जो लोग रिफ्यूजी बने थे, तो ताकि उनका ध्यान रखा जा सके। पर लेकिन आगे चलकर ये समझ में आ गया कि भाई साहब ओनली यूरोप के अंदर लोग रिफ्यूजी नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में काफी बुरी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। फॉर ये 1967 का ये अपग्रेडेड वर्जन है 1951 का, तो इसको ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला दिया गया कि जहां जहां पर भी रिफ्यूजी है, रिफ्यूजी शब्द यूज किया जाता है उन लोगों के लिए जो जहां पर रह रहे हैं उस एरिया को छोड़कर किसी दूसरे रीजन में आ गए, या तो किसी बीमारी की वजह से, या वहां पर किसी के द्वारा अटैक कर दिया गया, या फिर पता चला क्लाइमेटिक रिफ्यूजी भी हो जाते हैं। मान लीजिए वहां पर कल को जो है वो आइलैंड पर रहते हैं और वो आइलैंड पानी के अंदर डूब रहा है, तो उनको वहां से छोड़कर भागना पड़ेगा, तो क्लाइमेटिक रिफ्यूजी भी बन जाते हैं। तो हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर, जहां पर इनको मारा जाता है कई बार रेस के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, नेशनलिटी के नाम पर, या फिर कोई भी पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से कई सारी दिक्कत देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से अपना देश छोड़कर भागना पड़ जाता है। तो स्टेटलेस पर्सन होता है नॉर्मली रिफ्यूजी, जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री का सिटीजन तो होता है, पर लेकिन उस कंट्री में से वो भाग चुका होता है। ठीक है, तो फॉर्मर कंट्री का जहां का वो रहने वाला है, तो वहां पर अगर वो नहीं जा पा रहा है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्रोविजन होने चाहिए ताकि वो जीवित रह सके एक इंसान होने के नाते। तो ये यहां पर यूएन के जो कन्वेंशन है 1951 और 1967, यहां से कुछ ऐसे प्रोविजन निकल कर आते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसमें हम लोगों ने टोटल 5 न्यूज देखी। ये ह्यूमन राइट के बारे में पूछा जाए तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब डिटेल में न्यूज है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, पर लेकिन न्यूज नहीं है, ये एक तरीके से पूरे आर्टिकल है, जो कि आप लोगों को अलग अलग कई सारे आर्टिकल देखने को मिलेंगे, जिनके बारे में आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, और इवन आंसर राइटिंग और ऐसे राइटिंग में भी आप लोग इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफी यहां पर बात की जा रही है रायसीना, ये ट्रेडिंग एग्रीमेंट के बारे में बात की जा रही है। सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर जो है अभी हमारी कंट्री में 6 जो एडिशन जो है रायसीना डायलॉग का, उसके अंदर यहां पर पार्टिसिपेट किया गया और उनके द्वारा कई सारी बातें यहां पर बोली गई। तो बेसिकली जो रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट है, जैसे कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, और कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है, ये 2 एग्रीमेंट के बारे में बात की जा रही है, जो कि रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं। इन एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे, पर पहले हम लोग बात कर लेते हैं रायसीना डायलॉग क्या है। रायसीना डायलॉग एक इंडिया में काफी इंपोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, जो कि जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमी के बारे में बात करती है, यानी कि किसी पर्टिकुलर रीजन में जो पॉलिटिक्स क्या चल रही है और इकोनॉमी क्या चल रही है, तो उसके बारे में बात की जाती है। ये जो बेसिकली यहाँ पर फोकस किया जाता है, इसमें ये मेनली तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, तो ORF इसको बोलते हैं। ORF के कई सारे आर्टिकल भी आप लोगों ने देखे होंगे, नॉर्मली काफी अच्छे आर्टिकल इनके द्वारा लिखे जाते हैं, और ये नॉर्मली कई बार तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये इसके आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर में भी आप लोगों को छपे हुए नजर आते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो एक्सटर्नल अफेयर के साथ मिलकर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, इनके द्वारा यहां पर पार्टिसिपेट किया जाता है। जो RCEP है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहां पर बेसिकली साइन किया जा रहा था, जिसमें से इंडिया ने अपना हाथ खींचा। अगर बात करें उस टाइम पर हम लोग अगर इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के बारे में, तो टोटल मिलाकर 6 कंट्री की इसमें बात की जा रही थी, प्लस आसियान कंट्री। आसियान मेंबर कितने हैं, जिनको बेसिकली एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन बोलते हैं, तो ये एक तरीका रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10 मेंबर हैं। इसमें म्यांमार भी मेंबर है, तो इसलिए और ज्यादा न्यूज में रहता है यहाँ पर फिलहाल की डेट में, आज के डेट में। तो इसके साथ में यहाँ पर चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, टोटल 5 मेंबर ही हैं। तो टोटल मिलाकर 15 मेंबर है इसके अंदर। जब इंडिया भी था +1 यहाँ पर, तो 16 मेंबर थे, पर लेकिन इंडिया ने इसको छोड़ दिया। 4th RCEP की जो मीटिंग हुई नवंबर 2020 के अंदर में, तो इसमें लीडर जो है इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया।
रिसेंट जो सिंगापुर है वो फर्स्ट आरसीईपी का पार्टनर कंट्री बना, जिसके द्वारा कंप्लीट ऑफिशियल जो रेक्टिफिकेशन है वो प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है। यानी कि सिंगापुर वो कंट्री बन गया है जिसने आरसीईपी को तन मन धन से एक स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है, यानी कि आरसीईपी के साथ में इसकी शादी हो गई है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। फिलहाल अगर इसके बारे में बात की जाए तो यहां पर एक्सपेक्टेड कैसे किया जा रहा है, एक तो टैरिफ वगैरह जो इंपोर्ट के ऊपर लगाए जाते हैं विद इन 20 ईयर, यानी कि अगर मान लीजिए सिंगापुर से चाइना के अंदर कुछ बेचा जाएगा ले जाकर, तो यहां पर इस एग्रीमेंट के थ्रू 20 साल के अंदर अंदर उनको वो टैरिफ जो है वो जीरो लेकर आने हैं, इसीलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मुद्दा यहां पर रखा गया है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहां पर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फिर टेलीकम्युनिकेशन या फिर फाइनेंशियल जो सर्विसेज हैं उनको भी फोकस लेकर चलने की बात की जा रही है, ई कॉमर्स सर्विस या प्रोफेशनल सर्विस, तो यानी कि सर्विस की कैटेगरी में भी फोकस दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही है, जैसे आप लोग मेरा लेक्चर देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये मेरी सर्विस है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये एक अलग बात है कि उस सर्विस के लिए कोई कितना, कौन सी कंट्री है, कितना लोग कितना चार्ज कर रहे हैं, वो एक अलग पैटर्न होता है, पर लेकिन एक तरीके से सर्विस होती है। डॉक्टर के पास जाते हैं सर्विस, वकील के पास जाते हैं सर्विस, टीचर के पास जाते हैं सर्विस, तो ये अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और उसके बदले में आप लोगों से फीस लेते हैं, जो कि आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। इसलिए लोगों ने देखा होगा किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो यार उसकी फीस बड़ी महंगी थी, इतना अच्छा डॉक्टर है वो इतनी अच्छी फीस ले रहा है, तो उसने अपनी जो काबिलियत है उसकी फीस आप लोगों से ले रहा है और आप लोग अपना इलाज करवाने के लिए फीस दे भी रहे हैं, तो ये एक तरीके से उसका मरीजों को ठीक करने का तरीका हो गया। ठीक है, उसने अपने अपने तरीके खोज रखे हैं, कोई किसी तरीके के तरीके होता है ना, ये डॉक्टर बड़ा अच्छा नब्ज देखकर बीमारी बता देता है, तो इसी तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है तो इसमें गुड्स और सर्विस, सामान बनाया मैंने, कोई सामान बेचा, आप लोगों ने सामान खरीद लिया, तो ये गुड्स हो गया। ठीक है, सर्विसेज क्या पढ़ा रहा हूं तो ये सर्विस हो गई, तो गुड्स और सर्विस दोनों होनी चाहिए वहां पर, ये तो इनके ऊपर कई बार टैरिफ लगते हैं। अब आप लोग एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, मान लीजिए मैंने एक मोबाइल फोन बनाया और ये जो मोबाइल फोन है ये मेरे द्वारा बनाया गया और इस मोबाइल फोन में किसी और कंट्री से मैंने कंपोनेंट लगाकर इसमें लगा दिए। अब लेकिन बनाया तो मेरे द्वारा गया पर लेकिन यूज किए गए प्रोडक्ट किसी और के, तो इसके ऊपर भी यहां पर मुद्दा रखा गया है कि जो बिजनेस है विद ग्लोबल सप्लाई चेन, तो यहां पर बात की जा रही है माइट फेस टैरिफ, यानी कि टैरिफ लग सकते हैं अगर आप लोग कोई प्रोडक्ट बना तो रहे हैं पर लेकिन उसमें कंपोनेंट जो है किसी और कंट्री के यूज कर रहे हैं। आप लोग अपनी कंट्री का अगर माल सारा यूज कर रहे हो और कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसके ऊपर तो कोई टैरिफ नहीं लगेगा। अब ये समझिए मान लीजिए कल को लाकर नेपाल हमारे यहां पर दुनिया भर के मोबाइल बेचने लगे और वो नेपाल के अंदर बनाया जा रहा है पर लेकिन माल सारा चाइना से आ रहा है, तो ये तो एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में तो चाइना का माल सप्लाई हो रहा है ना हमारी कंट्री में, तो वो भी यहां पर मुद्दा देखा गया है। तो इसी को बोला गया था ओरिजिन, तो यहां पर रूल ऑफ ओरिजिन इंप्लीमेंट करने की बात की गई कि अगर आप लोग इसी कंट्री में आप लोग चीजों को ले रहे हैं तो उसका माना जाएगा ये नहीं किसी और कंट्री के साथ में आप लोग यहां पर व्यापार कर रहे हैं कि कंपोनेंट तुम सप्लाई करो, माल हम बनाएंगे और बेचेंगे, तो डायरेक्ट वे में चाइना को फायदा जा रहा है, तो ये बात की गई है। अगर बोला जा रहा है इस डील में आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, कोई कंफर्म नहीं है पर लेकिन हाँ एक मोटा मोटा बात की जा रही है कि 186 बिलियन एनुअली 2030 तक यहां पर ग्लोबल नेशनल इनकम में ऐड होगा, यानी कि इतना पैसा ग्लोबल नेशनल इनकम में पहुंचेगा और हर एक कंट्री को लगभग 0.2% के करीब जो इकोनॉमी है उसके मेंबर की जो इकोनॉमी में ऐड होगा ओनली आरसीपी का पार्ट बनने से। पर लेकिन कई सारे जो एनालिस्ट हैं, जो थिंक टैंक वाले जो लोग हैं, जो समझदार लोग अपने आप को बताते हैं, उनके द्वारा चाइना, जापान, साउथ कोरिया को बोला गया सबसे ज्यादा फायदा होगा। अब आप लोगों को बोलेंगे क्यों फायदा होगा चाइना को, ये जापान को, क्योंकि यार वो कंट्री है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है और इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी की अगर बात करिए जापान और साउथ कोरिया की, वो तो हाई लेवल की होती है। तो अगर कोई भी कंट्री के प्रोडक्ट के कंपेयर में इनके प्रोडक्ट मार्केट में रखे होंगे तो उनके प्रोडक्ट को लोग खरीदेगा, ना कि हमारे प्रोडक्ट को। अब चाइना का प्रोडक्ट के इसलिए बेचा जाता है मार्केट में दबाकर क्योंकि वो क्वालिटी में तो अच्छा नहीं होता है, चाइनीज माल के नाम से फेमस है कि हाँ भैया अब चलेगा 4 दिन, पर लेकिन सस्ता इतना रहता है कि लोगों को उसमें भी मतलब दिक्कत नहीं होती है कि चलो भाई साहब ले लेते हैं, कम से कम इतना तो चलेगा ही, यानी कि पैसे वसूल करके चला जाएगा, तो फिर भी लोग इसको खरीद लेते हैं। तो दो ही तरीके के प्रोडक्ट लोग खरीदते हैं, या तो एप्पल जैसा आईफोन हो जिसको लोग किडनी बेचकर भी खरीद लें, चाटे उसको बिल्कुल कि हाँ यार यही फोन होना चाहिए, या फिर चाइनीज फोन हो जो कि एप्पल वाली क्वालिटी दे दे और वो भी इतने सस्ते में कि कल वो खराब भी हो जाए तो लोग को ये ना लगे कि यार कोई दिक्कत होगी। ठीक है, तो इस तरीके से एक में हाई क्वालिटी देखने को मिल रही है, उतना महंगा है वो, पर लेकिन दूसरे में क्वालिटी ठीक ठाक है, सस्ता है, इसके चलते लोग खरीद लेते हैं। तो यहां पर चाइना इसलिए कंपटीशन में रहता है, ठीक है, चाइना का माल सस्ता हो जाता है, पर लेकिन ये कंपटीशन में रहेंगे, इनकी क्वालिटी काफी अच्छी रहती है, तो इसके चलते यहां पर ये माना जा रहा है कि अगर कल को इसमें कोई एंट्री करता है तो सबसे ज्यादा फायदा इनको देखने को मिलेगा। कॉम्प्रिहेंसिव एंड द जो प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट है फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं, तो जिसको CPTPP ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात करें तो इसमें टोटल मिलाकर 11 कंट्री हैं। हालांकि 12 कंट्री थी पर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब को पसंद नहीं आया
वो बाहर निकल गए। तो कनाडा, मेक्सिको, पेरू, चिली, इसी के साथ में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम और जापान, ये कंट्री है। यूएसए ने विड्रॉ कर लिया ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से, तो उस टाइम पर 11 कंट्री यहां पर रह गई। न्यू जो नेम रखा गया सीपीटीपीपी का, ये यहां पर साइन किया गया 2018 में, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर ये बेसिकली इसको फिलहाल ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का नाम भी दिया जाता है। ये फोर्स में आया दिसंबर 2018 में। तो जापान एज ए लीडर बनकर चला, बोला कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं है तो क्या हो गया, हम लेकर चलेंगे इसको, ऐसा थोड़ा ना कि वो इंसान नहीं रहेगा तो ये काम नहीं होगा, ठीक है। तो उसके चलते फिर चीजें आगे बढ़ी। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, काफी आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, और कुछ लिखने के लिए आए तो आप लोगों के पास में डेटा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर नेशनल लेवल की न्यूज, इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर ये बेसिकली जो बात की जा रही है यहाँ पर, माई बॉडी इज माई ओन, यानी कि एक तरीके से जो बात की जा रही है कि मेरी बॉडी मेरी खुद की है, मुझे खुद के डिसीजन लेना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, याद रखिएगा यूएनएफपीए, इसका प्रोग्राम है जिसको वर्ल्ड पॉपुलेशन जो रिपोर्ट के नाम से भी आप लोग जानते हैं, ये इसका टाइटल रखा गया माई बॉडी इज माई ओन। तो ये जो टाइटल यहां पर इसका दिया गया है, तो ये यहां पर किसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग समझेंगे अभी। यहां पर आप लोग ये समझिए, फर्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशन के द्वारा फोकस बॉडी के ऊपर किया गया कि बॉडी की भी ऑटोनॉमी होती है, कोई इसके ऊपर ये नहीं चलेगा कि हाँ यार इस तरीके से आप लोग उसको दबा सकते हैं। तो पावर और जो यहां पर जो एजेंसी है उसके बारे में बात करें तो उनकी चॉइस होती है कि बॉडी विदाउट फियर या वायलेंस के चलते वो डिसाइड कर सके अगर उन्हें कुछ काम करना है तो, ठीक है, उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए किसी को अपनी बॉडी पर टैटू बनवाना है, ठीक है, तो वो इस इंसान की इंडिपेंडेंसी है, उसको लगे कि उसको अच्छा लग रहा है टैटू बनवाना तो टैटू बनवाएगा, ठीक है। लेकिन सामने वाले को अगर नहीं लग रहा अच्छा तो नहीं बनवाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये बात है यहाँ पर। तो टैटू अगर किसी को बनवाना है तो वो इंडिपेंडेंट है, अपना टैटू बनवा सकता है। पर लेकिन कोई उसको बोले कि तुमको ये टैटू नहीं बनवाना चाहिए, मैं तुमको बोल रहा हूं यार, उसकी बॉडी उसको डिसाइड करने दो। तो इसके चलते कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। आज की डेट में कई सारे लोगों को फोर्स लेबर कराया जाता है, ठीक है, बुरी तरह यातनाएं उनको झेलनी पड़ती है। कई सारे जो बच्चे होते हैं उनको डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी नहीं रहती है, ऑटोनॉमी नहीं रहती है कि डिसाइड करना है उनकी खुद की बॉडी के बारे में, ठीक है। ये कई सारी प्रॉब्लम और देखने को मिलती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा यूथेनेसिया के केस निकल कर आते हैं, ठीक है, कि वो इंसान जो है वो चाह रहा है कि उसकी बीमारी इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई है कि वो मरना चाह रहा है, तो उसको खुद को डिसाइड नहीं करने दिया जाता है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर आप लोगों ने मूवी देखी होगी पिंक। इस मूवी में समझाया गया कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो किसी के साथ में रिलेशन बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है और उसने बोल दिया नो कि आई एम नॉट रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क, तो उसको उसका मतलब नो मींस नो, कि आप लोग उसको प्रेशर नहीं डालेंगे। तो ये इसकी पर्टिकुलर ये जो पर्टिकुलर मूवी थी यही चीज इसमें समझाने की कोशिश की गई है। आज की डेट में हमारी सोसाइटी में कई सारी प्रॉब्लम भी आप लोगों को देखने को मिलती है। बच्चों के राइट के बारे में बात करिए या पीपल विद डिसेबिलिटी के बारे में बात करिए तो उनको कई सारी प्रॉब्लम यहां पर झेलनी पड़ती है। तो ये भी कंसर्न आप लोग देखते हैं। कई सारे लोगों को टॉर्चर किया जाता है, इनह्यूमन ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है, फोर्स लेबर कराई जाती है, फोर्स डिसअपीयरेंस। श्रीलंका के अंदर बहुत सारे तमिलियन कम्युनिटी को आज के डेट में भी नहीं पता उनकी बॉडी कहां चली गई है, इस तरीके से गायब कर दिया गया। तो इस तरीके से वाइड रेंज ह्यूमन राइट का वॉयलेशन किया जाता है बच्चों के बारे में, पीपल विद डिसेबिलिटी के बारे में। इसी के साथ में चाइल्ड मैरिज कर दी जाती है, हालांकि बच्चों को पता भी नहीं उसके साथ में क्या हो रहा है कि मेरे माँ बाप ने बचपन में मेरी शादी इसके साथ में कर दी थी, ठीक है। जैसे मोदी जी का भी उदाहरण आप लोग देख लो, कहते हैं कि चाइल्ड मैरिज हो गई थी। तो कई सारी ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। फीमेल जेंटल म्यूटिलेशन होता है, जो फीमेल्स के जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उन पे कुछ कटिंग वगैरह किए जाते हैं। तो कई सारी कम्युनिटी में ये भी देखने को मिलता है। वो बच्चा तैयार नहीं रहता उस चीज के लिए, पर लेकिन वो चीजें देखने को मिलती है। तो ये भी गलत चीज है। आप लोग उस बच्चे को यातनाएं झेलने के लिए मजबूर करें, वो अंदर से इतना टूट जाता है इन चीजों को लेकर कि जिंदगी भर वो अपने आप को एक कॉन्फिडेंस में नहीं लेकर आ पाता है, ठीक है। इसी के साथ में लैक ऑफ जो कॉन्ट्रासेप्टिव की बात की जाती है, चॉइस, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी अगर हो जाती है कि चलो कोई नहीं, अगर उस इंसान की इच्छा नहीं है अगर प्रेगनेंसी को कंटेन रखने की तो उसको हम लोग कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में अनवांटेड सेक्स चेंज के बारे में बात की जाती है कई बार, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों ने देखा होगा कई बार यहां पर आज के डेट में अगर कुछ लोग ऐसे हैं सोसाइटी में जो कि एक लड़का है लड़के के लिए फीलिंग रख रहा है, एक लड़की है लड़की के लिए फीलिंग रख रही है, जिनको नॉर्मली हम लोग लेस्बियन या फिर गे बोल देते हैं अगर वो आपस में रिलेशन बनाते हैं, तो उनकी खुद की लाइफ है, खुद की बॉडी है, तो हम लोग उनको बोलने वाले कौन होते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में बातें की जाती है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में आप लोगों को बता दिया, जेंडर आइडेंटिटी के बारे में आप लोगों को बताया अभी यहाँ पर ये। तो ये कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में सोसाइटी में चीजें देखने को मिलती हैं। तो इन सब चीजों के बारे में इस रिपोर्ट में मेंशन है कि उनकी बॉडी है, उनकी बॉडी के ऊपर उनका खुद का हक होना चाहिए। हमारा हक नहीं है कि हम लोग उनको कुछ बोलें। और हमारी कंट्री में संविधान भी ये बात अब तो बोलता है, इसको एक्सेप्ट कर चुका है ऑलरेडी। सेक्शन 377 के बारे में बात करें, उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया, होमोसेक्सुअलिटी को अलाउ कर दिया। अगर कोई इस तरीके की एक्टिविटी करना चाह रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंट है, उसको मन कर रहा है तो वो करे। केस पुत्तास्वामी केस ने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया। तो आर्टिकल 21 में आप लोग देखते हैं आज के डेट में, अगर आप लोग जाएंगे पार्ट 3 के अंदर संविधान के अंदर, तो टोटल मिलाकर 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट है। इसमें आर्टिकल 21 खुद इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग उसको कुछ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है।
तो यही बात यहां पर की जा रही है। तो ये केस जरूर याद रखिए, केस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर रिप्रोडक्टिव राइट के बारे में बात की जा रही है वुमेन के लिए, ठीक है, टू कैरी द प्रेगनेंसी टू इट्स फुल टर्म, ठीक है। इसी के साथ में टू गिव बर्थ या फिर आगे चल के बच्चों को कैसे पालना पोसना है, ये प्राइवेसी, डिग्निटी और जो बॉडी इंटीग्रिटी के बारे में बात की जा रही है। अबॉर्शन करना है, सरोगेसी करानी है उसको, ये खुद डिसाइड करेगी वुमेन, कोई इसको यहां पर इंटरफियर नहीं कर सकता। और हमारी कंट्री में रिसेंटली अभी बिल भी लाया गया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें कुछ प्रोडक्टिव चेंज लाए गए जो कि एक अच्छी चीज आप लोग बोल सकते हैं। ये जो एक्ट अभी बन रहा है हमारी कंट्री में, पहले 24 वीक तक आप लोग प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते, 20 वीक तक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते थे, अब इसको बढ़ाकर 24 यानी कि 24 सप्ताह तक इसको अलाउ कर दिया है। तो एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो वुमेन की सेफ्टी के बारे में अगर बात करें या फिर टर्मिनेशन के बारे में बात करें, अनवांटेड प्रेगनेंसी के बारे में, अब यहां पर ये चीजें अलाउ की जा रही है। पहले ये था कि कोई शादीशुदा वुमेन ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है, पर लेकिन आज के डेट में तो ऐसा नहीं है। आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा ऐसे भी लोग हैं जो बिना शादी के साथ में रह रहे हैं, तो उनकी प्रेगनेंसी के बारे में बात करें, जिसको लिव इन रिलेशनशिप आप लोग एक बड़ा एक नया कॉन्सेप्ट अभी निकलकर सामने आ रहा है। तो अगर वहां पर प्रेग्नेंट है, वो बच्चा पालना चाह रहे हैं, बच्चा करना चाह रहे हैं, तो उसको कैसे करना है, तो वो भी अलाउ कर दिया गया। तो अब हस्बैंड हटाकर वहां पर पार्टनर शब्द यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक लिबरल इसको लेकर लाया जा रहा है। तो कई सारी चीजें हमारी कंट्री में भी अलाउ की जा रही है। देखिए, अगर आप लोगों से कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे इसके बारे में, तो आप लोगों को अपने आप से ज्यादा चतुरामलिंगन नहीं बनना है। वहां पर आप लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है और जो संविधान में जो राइट है उनके बारे में बोलना है। भले ही ये चीजें आप लोगों को पसंद नहीं है कि हाँ सोसाइटी में चीज सही नहीं है, गंदी है, सोसाइटी को बिगाड़ देगी, वो आप लोगों की पर्सनल थॉट हो सकता है, पर लेकिन आप लोगों को जो रियलिटी में जो आप लोग को आंसर में लिखना है, जो इंटरव्यू में लिखना है, फिर एससी लिखने के लिए आता है उसमें लिखना है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में आप लोग कुछ लिखना है, ठीक है। कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में अगर बात करें तो अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि उनको ओलंपिक में खेलने के लिए अलाउ करना चाहिए क्या, किस कैटेगरी में रखना है, मेल या फीमेल में, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन, उनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको चेक किया जाएगा कि उसके बेस पर देखेंगे क्या लेवल है, फिर उनको अलाउ किया जाएगा। तो ये सारे मुद्दे आप लोग को अपने पास से नहीं बनाने हैं, ठीक है। जो रियलिटी में जो ऑर्गेनाइजेशन है, सुप्रीम कोर्ट है या फिर संविधान है या फिर यूएन के द्वारा कुछ बातें बोली गई हैं, तो वो वाले तर्क आप लोगों को देने हैं। और यूएन जो यहां पर यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है उसके बारे में अगर बात करते हैं, तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड को यूएन फंड के नाम से भी जानते थे, यूएन फंड फॉर पॉपुलेशन, आज के में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड बोलते हैं। एस्टेब्लिश किया गया था इसको न्यूयॉर्क के अंदर में, ये 1969 में बनाया गया था, जो यूएन की ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आता है। इस बात करें अगर यहां पर आज के में, यह है नटालिया कानेम, ये आज के इसके हेड है, जिनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, मुझे लगा कुछ नया जरूर जानने को मिला होगा। आगे बढ़ता हूं, यहां पर बात की जा रही है स्पेस के बारे में, स्पेस से रिलेटेड न्यूज आ रही है, और वो भी किसके बारे में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में, जिसको यूएई आप लोग बोल सकते हैं। क्या क्या बातें की जा रही है समझ लेते हैं। अभी नेक्स्ट 2 एस्ट्रोनॉट जो हैं, यानी कि जो यहां पर अंतरिक्ष यात्री नए आने वाले हैं, अभी यूएई के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, यूएई जैसी कंट्री में एक वुमेन को भी यहां पर स्पेस में भेजने की बात की जा रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। नॉर्मली यहां पर वुमेन को ज्यादा राइट नहीं देखने को मिलते हैं जो अरब कंट्री है। एक मेल और एक फीमेल को भेजा जा रहा है। जो मेल का नाम है यहाँ पर, जो फीमेल का नाम है वो आप लोग याद भी रख सकते हैं हल्का सा। फीमेल का नाम है यहाँ पर नूरा अल मतुशरी, ठीक है। तो यहाँ पर मतुरुशी, नौरा अल मातुरेशी, ठीक है। और जो मेल का नाम है यहाँ पर, इनका नाम है यह है मोहम्मद अल मुल्हा, ठीक है। तो ये 2 पर्सनैलिटी को यहाँ पर भेजने की बात की जा रही है। ट्रेन किया जा रहा है नासा का जो जॉनसन स्पेस सेंटर है, ये है यहाँ पर ह्यूस्टन टेक्सास के अंदर, तो इनको यहाँ पर ट्रेन किया जा रहा है। अल जो मतुरुशी है यहाँ पर, ये अगर मिशन को कंप्लीट कर पाती है तो फर्स्ट फीमेल होगी अरब वुमेन वर्ल्ड की, जिनके द्वारा यहाँ पर इस तरीके से पार्टिसिपेट किया जाएगा। अभी कई सारे कमाल किए गए हैं अभी यूएई के द्वारा। जैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, अमल या फिर होप, ये अभी मिशन इनके द्वारा भेजा गया मार्स के लिए। तो फर्स्ट अरब कंट्री बनी थी यहां पर ये इस मिशन को भेजने वाली मार्स के लिए। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। आगे अगर बात करें थोड़ी, 2024 में इनका टारगेट है यहां पर, ये बेसिकली मून के लिए मिशन भेज रहे हैं, अनमैन्ड, यानी कि कोई इंसान नहीं जाएगा यहां पर। अभी इस तरीके से जो स्पेस क्राफ्ट वगैरह वो चीजें जाएंगी। तो ये इनका मिशन है 2024 तक का, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। यूएई जो है यहाँ पर, ये एक एम्बिशियस गोल इसका ये भी है कि ह्यूमन कॉलोनी बनानी है इसकी 2117 में, यानी कि 2117 में, यानी कि लगभग अगर मोटे मोटे तौर पर बता के चलूं तो 100 साल बाद इनका टारगेट है कि एक ह्यूमन की कॉलोनी यहाँ पर बनाएंगे मार्स के ऊपर में। अनदर नोटेबल जो पर्सनैलिटी आप लोग याद रखते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर इनका नाम है अनुपे रायसन, ठीक है। तो यहाँ पर अनुशेष या रायसन आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर ये ईरानियन जो ईरानियन अमेरिकन टेलीकम्युनिकेशन एंटरप्रेन्योर जो पर्सनैलिटी थी यहाँ पर, ये फर्स्ट मुस्लिम वुमेन बनी, जो कि यहाँ पर ये बेसिकली डलाज यानी कि यूएसए में यहाँ पर ये रहती है। वहां से ये सेल्फ फंडेड इनके द्वारा ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची 2006 में, यानी कि पैसा इनके द्वारा खुद ने दिया गया स्पेस में पहुंचने के लिए। तो पहली वुमेन तो ये थी, फर्स्ट जो मुस्लिम मैन स्पेस में पहुंचा
ये था सऊदी अरेबिया का जो प्रिंस, जो यहाँ पर सुल्तान बिन जो सलमान, आज के में जो फिलहाल जो सऊदी अरेबिया का प्रिंस है ना, वो 1985 में, ठीक है। इसी के साथ में 2019 में मेजर हज अल मंसूरी, ये यूएई के फर्स्ट एस्ट्रोनॉट बने जो स्पेस में गए यहाँ पर 8 डे के मिशन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ठीक है। तो स्पेंडिंग जो की गई यहाँ पर 8 दिन के करीब यहाँ पर वे रहे। तो ये कुछ बातें हैं यहाँ पर जो कि आप लोगों से मुस्लिम वर्ल्ड के बारे में अगर पूछ रहे हैं तो क्या क्या अचीवमेंट है, क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया के साथ में हमारी कंट्री की एनर्जी सिक्योरिटी काफी अच्छी है, ठीक है। तो इसके चलते इसके बारे में कुछ मोटी मोटी बातें आप लोग याद रख सकते हैं। इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, बड़ी ही प्यारी न्यूज है, डिटेल में बात करूंगा और कई सारे कंफ्यूजन आप लोगों के यहाँ पर अभी दूर होंगे। ई वीजा, ई वीजा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वीजा, यानी कि इंटरनेट के थ्रू जो वीजा मिल जाते हैं, तो ये ई वीजा हमारी कंट्री में किसके द्वारा दिया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर अमित साहब के द्वारा ये वीजा दिया जाता है, जो कि हमारी कंट्री में आज के डेट में अगर कोई बिजनेस कॉन्फ्रेंस या फिर मेडिकल जो रीजन से हमारी कंट्री में आना चाहता है तो इलेक्ट्रॉनिक वीजा ये ले सकता है। कैसी फील्ड के लिए वीजा दिया जाता है, देखिए ये वीजा नॉर्मली तो टूरिस्ट, बिजनेस कॉन्फ्रेंस, मेडिकल या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट या अटेंडेंट, तो इनके लिए दिया जाता है। पर लेकिन फिलहाल जो टूरिस्ट के लिए वीजा जो है कोविड-19 के चलते अभी बंद चल रहा है, ठीक है। तो कोविड-19 के चलते ई वीजा नॉर्मली 5 कैटेगरी में दिया जा रहा था, तो टूरिस्ट वाली कैटेगरी के लिए अभी बंद चल रहा है, ठीक है। तो पहला तो इंपॉर्टेंट ये है, आगे भी इसको रिस्टोर किया जाएगा जिस सिचुएशन नॉर्मल होती है। ये ई वीजा का जो इनोवेशन था 2014 में ये सामने आया निकलकर नॉर्मली तो, पर लेकिन इससे पहले ये जापान, सिंगापुर, फिनलैंड, लग्जमबर्ग और न्यूजीलैंड इन कंट्री के लिए 2010 में हमारे द्वारा स्टार्ट किया गया था टूरिस्ट वीजा ऑन अराइवल। वीजा ऑन अराइवल बेसिकली बोला गया, पहले तो बोला गया कि अगर कोई इन कंट्री में से हमारी कंट्री में कोई पर्सनैलिटी, कोई प्राणी आता है तो उसको आते ही यहाँ पर वीजा मिल जाएगा, वो कंट्री में घूम सकता है टूरिस्ट के तौर पर। फिर यहाँ पर ये टूरिस्ट वीजा जो अराइवल थे यहाँ पर, इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करना स्टार्ट कर दिया कि यार आप लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक भी यानी कि ऑनलाइन भी इसको ले सकते हैं, तो फिर इसको ई वीजा बोल दिया। पहले तो टूरिस्ट वीजा ऑन अराइवल हो गया, फिर इसका अपग्रेडेड वर्जन इसको ई वीजा की कैटेगरी में रख दिया ले जाकर, तो ये अपग्रेडेड वर्जन हो गया। तो 5 कैटेगरी में देखने को नॉर्मली मिल रहा था। अभी अगर आगे बात करें, यहाँ पर आप लोगों को 4 दिन पहले यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना होता है ट्रेवल करने से कि आप लोगों को ये वीजा मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल जो ऑथराइजेशन इसका देखने को मिलेगा, जैसे आप लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो फिर इमिग्रेशन चेक पोस्ट पर अराइवल पर चेक किया जाएगा, इसको अप्रूवल करने के बाद में, वेरीफाई करने के बाद में। तो ये आप लोगों को अपनी कंट्री के अंदर अगर बात करें आज के दिन में 28 डेजिग्नेटेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 28 एयरपोर्ट ऐसे हैं और 5 जो सी पोर्ट है जहां पर इनकी एंट्री अलाउ की गई है। यानी कि हमारी कंट्री में 28 तो एयरपोर्ट है इंटरनेशनल ऐसे, और 5 ऐसे सी पोर्ट है जहां पर इसको अलाउ किया जाता है। होम मिनिस्ट्री जो है यहाँ पर वो नोडल एजेंसी है वीजा जो फॉरेनर को दिए जाते हैं। और इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है जो याद रखिएगा, पाकिस्तान को ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, पाकिस्तान के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट हमारी साइड से, क्योंकि वो कई बार जो है वो जो बॉर्डर को खोद के नीचे से आ जाते हैं वो, ठीक है। तो हमको चेक करना पड़ता है कि ये इंसान जो है ये ई वीजा से आया है या वीजा ऑन अराइवल पे है या फिर बॉर्डर को खोद कर नीचे से निकल कर आया है। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट उनको देना पड़ता है, क्योंकि उनके बारे में पता नहीं कहां से निकल कर वो इंसान आ जाए, ठीक है। तो इंडियन हाई कमिश्नर जो इस्लामाबाद के अंदर है वहां पर उनको अप्लाई करना होता है, तब मिलता है। ई वीजा आर नॉट वैलिड फॉर फॉरेनर डिप्लोमेट्स, ठीक है, विच आर डेल्ट सेपरेटली। जो फॉरेनर डिप्लोमेट्स होते हैं उनके लिए सेपरेटली यहाँ पर ये चीजें अवेलेबल कराई जाती है। उनके लिए तो कई सारी चीजें हो जाती है नॉर्मल तरीके से, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए ई वीजा नहीं होता है, नॉर्मल लोगों के लिए नॉर्मल इसको रखा गया है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आई होप कि आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा पाकिस्तान के बारे में। तो बस क्या ही बोले, आगे चलते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है, प्यारी न्यूज है यहाँ पर, ये भी काफी बात की जा रही है। नेशनल इंटरनेट जो एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नाम याद रखिएगा, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, NIXI। इसके बारे में समझेंगे क्या क्या चीजें और बहुत सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। आज की डेट में इंटरनेट के बारे में अगर बात करें तो आप लोगों से कई सारी बातें, नॉर्मली कुछ ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मली आप लोगों की समझ में नहीं आती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा IPv4 या फिर IPv6, इनके बारे में अगर आप लोगों से पूछे क्या है तो आप लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो टेक्निकल टर्म होती हैं, नॉर्मल लोग भी इनको समझ नहीं पाते हैं, दूसरों के बारे में तो क्या ही बात करें इनके बारे में। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। बेसिकली अभी रिसेंटली जो न्यूज में आ रहा है, जैसे आप लोगों ने देखा कि भारत स्टेज हम लोग क्या कर रहे हैं, भारत स्टेज हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आज के में एक नया अपग्रेडेड वर्जन आ जाए ताकि पोल्यूशन को हम लोग कंट्रोल कर सकें। तो उसी के चलते यहाँ पर ये भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो इनके बारे में बात करते हैं। अभी यहाँ पर इनमें भी अपग्रेडेशन की बात की जा रही है उसी के पैटर्न पर, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको समझेंगे आखिर क्या क्या बातें हैं ताकि आप लोग इनको समझ पाए और नॉर्मल तरीके से आप लोग इनको जान भी पाए। तो ये अभी हमारी कंट्री में जो है फोकस किया जा रहा है, जो कि एक वर्जन है जिसको आप लोग IPv4 बोलते थे, ठीक है। तो ये बेसिकली जो इंटरनेट का जो वर्जन है बेसिकली 4, उसको चेंज कर IPv6 में ले जाने की बात की जा रही है। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि आज की डेट में जो पुराना वर्जन है उसको चेंज कर एक नए वर्जन में हम लोग चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया में।
बेसिक चीजें इसके बारे में अगर मैं बोलूं, IPv4 क्या है, इसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, ठीक है, IPv यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन। तो अगर 6 अगर आ जाता है 4 की जगह, तो काफी शानदार स्पीड आप लोगों को देखने को मिलेगी, हाई परफॉर्मेंस निकल कर आएगी। क्योंकि जो पुराना आज के डेट में चल रहा है ये 1982 या फिर 83 के बार की बात की जा रही है। अब फिलहाल ये जो 6 आने की बात की जा रही है, ये लेटेस्ट अपग्रेडेड वर्जन जो देखने को मिलेगा, ये काफी ज्यादा स्पीड भी आप लोगों को हाई देखने को मिलेगी, बहुत सारी चीजों को टैकल करता हुआ नजर आएगा और आज के टाइम की रिक्वायरमेंट भी है। तो नए वर्जन पर अगर हम लोगों को शिफ्ट होना है तो उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री, कई और ऑलरेडी कंट्री इनके ऊपर काम कर चुकी है। तो हमारी कंट्री में जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन के बारे में बात की जा रही है, तो इसको IPv ग्रुप IN, ये यहां पर NIXI एकेडमी, NIXI जो IP इंडेक्स, तो 3 ये ऐसी चीजें जो इनके द्वारा अभी 3 न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं, जो कि यहां पर बेसिकली इंटरनेट जो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के द्वारा आगे लेकर चला जाएगा इन चीजों को। तो यहां पर जो बात की जा रही है, यहां पर नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यानी कि ये हमारी कंट्री में एज ए जो वर्क करती है, ये रजिस्टर की गई यहां पर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से 2003 से ये इंटरनेट के बारे में अवेयरनेस फैलाने का काम कर रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करना है, 3 एक्टिविटीज के थ्रू तो उसके ऊपर काम कर रही है। जैसे कि अगर बात की जाए यहां पर कि हमारी कंट्री में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर किस तरीके से काम कर रहे हैं, डेटा सेंटर कैसे काम कर रहे हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क कैसे काम कर रहे हैं, तो इन सब चीजों के बारे में इनके द्वारा काम किया जाता है। तो जो 3 इनिशिएटिव है इनके काफी इंपॉर्टेंट है, इनको समझते हैं। पहला बोला गया है IPv6 यानी कि इंटरनेट जो प्रोटोकॉल वर्जन 6 है यहां पर, ये इसके लिए एक्सपर्ट पैनल बनाया जा रहा है। ये जो एक्सपर्ट पैनल होगा यहां पर, ये एक तरीके से क्या क्या टेक्निकलिटीज जो चैलेंज आ रहे हैं कि माइग्रेट करना है IPv4 में से IPv6 में, तो उसको कैसे आसानी से हम लोग काम को कर सकते हैं, और इसके बारे में जो सर्विस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी, बिना कोई कॉस्ट के, ताकि आसानी से इसको आगे लेकर चला जा सके और लोगों को प्रॉब्लम ना हो इसको इंप्लीमेंट करने में और एक्सेप्ट करने में। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री मिलकर यहां पर काम करें, तो इसकी कॉस्ट नहीं मानी की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर NIXI, ये भी बताया ना मैंने को, इसको बोलते हैं बेसिकली नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो ये जो है यहां पर NIXI एक एकेडमी बनाई जा रही है, ये एजुकेट करेगी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल लोगों को, ताकि वो लर्न कर सके इसके बारे में और क्या क्या है IPv6 के अंदर नई नई चीजें। तो टेक्निकल जो बेसिकली लोग जो चीजें नहीं समझ पाते हैं टेक्नोलॉजी, उनको भी अंडरस्टैंड कराया जा सके, तो एक नॉर्मल तरीके से उनको एक नॉर्मल भाषा में चीजें समझाने की कोशिश की जाएगी। एक इसके चलते एक इंडेक्स पोर्टल भी बनाया जा रहा है, एक वेबसाइट आप लोग बोल सकते हैं, जिसमें यहां पर काम किया जाएगा। तो ये भी डेवलप किया जा रहा है, जिसको NIXI IP इंडेक्स पोर्टल का नाम दिया गया है। तो ये बेसिकली इंडिया और जो ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या क्या पैटर्न फॉलो किए जा रहे हैं उनको कंपेयर करेंगे, और किस तरीके से वर्ल्ड की इकोनॉमी चीजों को एक्सेप्ट कर रही है, हम भी उसी पैटर्न में अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि किसी से पीछे हम लोगों को नहीं रहना है, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो इसके फील्ड में यहां पर ये आगे करेंगे काम, तो ये यहां पर काम किया जा रहा है इसके बारे में। तो एक मोटी मोटी इंफॉर्मेशन है, पता होना चाहिए चेंज क्या हो रहा है, तो उसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की ओर। ये हेल्थ के बारे में यहां पर बात की जा रही है, जिसके बारे में मैंने बोला कि एक नया फंडा भी सामने निकलकर सामने आया। इसको बोलते हैं यहां पर, अभी यूएसए के जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा रिपोर्ट किया गया है, ये है यहां पर मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चे हैं, जो कोरोना वायरस की बीमारी के बाद में जो बच्चे जो रिकवर कर रहे हैं, उनको कई सारे इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रहे हैं, कई सारी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। कोविड-19 इन्फेक्शन के 2 से 6 हफ्ते बाद यहां पर ये चीजें देखने को मिल रही हैं, जो इन्फ्लेशन यानी कि एक तरीके से जो जैसे कि लंग के ऊपर, किडनी के ऊपर, ब्रेन के ऊपर, स्किन के ऊपर, आइज के ऊपर, ये इन्हें सूजन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सारी कई सारी कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये जो सिंड्रोम है अभी डॉक्टर के द्वारा यहां पर भी एक आइडेंटिफाई किया गया, फीवर, वोमिटिंग वगैरह, डायरिया वगैरह देखने को मिल रही है, नेक में पेन वगैरह, रेसेस वगैरह, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो कई सारी ऐसी दिक्कतें जो चिल्ड्रन विद MISC है यहां पर, ये इनको फीवर देखने को मिलेगा, ठीक है, एब्डोमिनल पेन आप लोगों को देखने को मिलेगा, उल्टियां वगैरह, दस्त वगैरह, नेक में पेन, रेसेस वगैरह, ब्लड सोर्स आइज के अंदर, इसी के साथ में एक्स्ट्रा जो थका थका बॉडी नजर आएगी। तो ये कई सारी चीजें हैं यहां पर ये। तो जो यंग पीपल हैं उनके अंदर जो सिंड्रोम निकलकर सामने आ रहा है, ये एक न्यूरोलॉजिकल इशू आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जो कि यहां पर थ्रेटनिंग, लाइफ थ्रेटनिंग भी डिजीज दिख रही है यहां पर। स्ट्रोक और इसी के साथ में सीवियर जो बेसिकली एनसेफेलोपैथी, ठीक है, बेसिकली जो ब्रेन डिजीज होती है, जो बेसिकली ब्रेन के जो फंक्शन होता है उनको अल्टर कर देती है। देखिए न्यूरोलॉजिकल जो सिम्टम्स मैं आप लोगों को बोल रहा हूं ना, इसका मतलब क्या है, कोई पिक्चर आप लोगों को दिखाई, उसमें हेलुसिनेशन आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है, बोलने में जीभ लड़खड़ा रही है, खड़ा होने में पैर लड़खड़ा रहे हैं, बॉडी बैलेंस नहीं बना पा रही है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बॉडी का संपर्क टूटना स्टार्ट हो जाता है। आप लोगों का जिस तरीके से बॉडी है ना, वो माइंड के साथ में अगर कनेक्ट रहेगा, मान लीजिए आप लोगों की, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने अपनी हथेली दिखाई, ठीक है,
हथेली पे मान लीजिए मैंने कोई चोटी काट ली, ठीक है, तो आप लोगों का माइंड जो है वो तुरंत उसको पीछे खींचेगा, बोलेगा नहीं यार पेन हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। मान लीजिए आप लोग किसी कोई चीज को जला रहे हैं, आप लोगों ने मोमबत्ती जलाई या फिर जो मंदिर के सामने जोत वगैरह जलाई, तो हाथ में जरा सा जो नहीं गरम गरम जब तिल्ली जल रही होती है, खत्म हो रही होती है, तो हाथ में जैसा जलन से होता है तो एकदम तिल्ली छोड़ देते हैं हम लोग उसको, ठीक है, तो वो वाला क्या होता है, हमारा ब्रेन कहता है कि जल रहा है, दर्द हो रहा है, इसको पीछे खींच ले, ठीक है, तो वो जो ब्रेन का फंक्शन होता है बॉडी के साथ में, वो आप लोग की बॉडी के अंदर जो स्किन होती है उसमें जो सेंसेशन होती है उससे वो कनेक्ट रहता है, पर लेकिन ये खत्म होना स्टार्ट हो जाता है जब ये दिक्कत निकलकर सामने आती है, ठीक है। तो न्यू फाइंडिंग्स जो है अगर इसके बारे में बात करें, ये बेसिकली थ्योरी ये बता रही है कि जो इन्फ्लेशन ट्रिगर कर रहा है ये इम्यून रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है वायरस को, यानी कि जो वायरस को लड़ने के लिए जो रेस्पॉन्स निकल कर रहा है इम्यून सिस्टम का निकल कर आ रहा है। तो कई सारी रिसर्च कई सारी बातें बोल रहे हैं, एक तो रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, डिले रेस्पॉन्स इन कोरोना वायरस के चलते, ठीक है, ये मैसिव इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर निकलकर सामने आ रहा है और डैमेज भी कर रहा है कई सारे बॉडी के ऑर्गन को। एक तरीके से एंटीबॉडीज क्रिएट की जा रही है बॉडी के अंदर अगेंस्ट द वायरस, तो ये लेट प्रोसीजर चल रहे हैं। तो जेनेटिक कंपोनेंट यहां पर जो चिल्ड्रन के अंदर ये देखने को मिल रहे हैं, ये सिम्टम्स जो है वो काफी वेरिड है, ऐसा भी नहीं है कि एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर बिल्कुल ऐसे हैं तो दूसरे के अंदर भी ऐसे ही सिम्टम्स आ रहे हैं, तो कई सारे डिफरेंट भी सिम्टम्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो कई सारी ऐसी दिक्कतें हैं यार जिसके बारे में यहां पर बातें की जा रही है। तो एक मोटा मोटा सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं, हल्का सा आइडियाज के बारे में होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बात करते हैं जो कि ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। इसके बारे में बात करें तो DDU GKY के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर क्या बात की जा रही है, अगर बात की जाए तो यहां पर दीनदयाल उपाध्याय जो कौशल योजना है, ठीक है, उसको अभी बोला जा रहा है कि यहां पर 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के यहां पर जो सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, तो उसके चलते यहां पर इसके बारे में और फोकस किया जा रहा है। बेसिकली दीनदयाल उपाध्याय जो कौशल योजना है, यहां पर ये ग्रामीण कौशल योजना बेसिकली बोला जाता है। तो रूरल डेवलपमेंट के लिए हमारी कंट्री में अंत्योदय दिवस 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था। ये डिमांड ड्रिवन जो बेसिकली स्किल ट्रेनिंग की भी बात की जाती है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत। देखिए अगर आज के दिन में आप लोगों को बोलो कि कोई भी काम आप लोग कर रहे हैं तो आप लोगों को उसके लिए स्किल देनी पड़ेगी। आप लोग कल को कोई इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे हैं या फिर आप लोगों को कोई बढ़ाई कारपेंटर का काम कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रॉपर स्किल चाहिए। ऐसा नहीं है, हमारी कंट्री में तो खासकर अगर बात करें इन सब चीजों को छोटा काम माना जाता है, पर लेकिन इनको बिजनेस के तरीके से भी कई बार देखा जाता है। अगर फॉरेन कंट्री के बारे में बात करें, ठीक है, मान लीजिए आप लोगों को कल को चलकर एक बार्बर की दुकान खोलनी है, तो आप लोगों ने पहले खुद सीखे कि अच्छा बाल ऐसे काटे जाते हैं, फिर उसके बाद में आप लोगों ने क्या किया, अपनी जो दुकान की सीरीज खोलनी स्टार्ट कर दी, ठीक है, कि अच्छा इस पर्टिकुलर दुकान के नाम की दुकानें खोलूंगा और मैं बस सबको ऊपर से देखूंगा कि कौन कहां सही काम कर रहा है कौन गलत काम कर रहा है। आप वो चीजें तभी देख पाएंगे अगर आप लोग उस काम को जानते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग उसको वैसे ही पहचान लेंगे, तो उससे आप लोगों को नुकसान देखने को मिलेगा। अगर बेसिक नॉलेज होगी तो ही आप लोग चीजें अच्छे से लेकर चल पाएंगे। तो स्किल होना काफी ज्यादा जरूरी है, चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। यूज की बात करें, स्किल ट्रेनिंग जो प्लेसमेंट के बारे में बात करें, तो ये एक काफी इनकम और डाइवर्स के जो टूल माना जाता है। बेसिकली ये एक मूवमेंट की तरीके से देखा जाता है पुअर्टी से निकालने के लिए भी, यानी कि आज के दिन में अगर गरीबी के बारे में बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सबसे पहला गरीबी के बारे में बात करता है, तो उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं, तो ये भी यहां पर एक रोल प्ले कर सकते हैं। तो फोकस ये किया जा रहा है जो रूरल यूथ है 15 से लेकर 35 साल के अंदर पुअर फैमिली के, ठीक है, तो उनको कैसे आगे लेकर चलने हैं। इसी के साथ में एडिशनल इनकम मिल जाती है, यहां पर कोई इस तरीके से सामने निकल कर आते हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटी रहती है जो यूथ है उनके सामने, तो उनको आगे लेकर चलना है। तो जो भी इस फील्ड में कोई एल्यूमिनी है जिसको यहाँ पर काफी अच्छे से काम कर चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के तरीके से देखा जा रहा है कि वो हेल्थी ग्राउंड अपना एक्सपीरियंस शेयर करे कि अच्छा मैंने ये काम ऐसे किया है, ठीक है, आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे मैं आज के दिन में बात करूं किसी पर्टिकुलर पर्सन की, जैसे आप लोगों ने स्वदेश मूवी देखी होगी, शाहरुख खान बाहर गया, बाहर जाने के बाद में फिर अपने देश में वापस आया, उसने अपने गांव को इंप्रूव किया, तो इस तरीके से उसका एक्सपीरियंस काम आया, तो वो वाली बातें आप लोग बोल सकते हैं। तो प्लेसमेंट, करियर गोल, चैलेंज जो भी सामने निकल कर आए उसके सामने वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ठीक है, तो वो सारी चीजें, ठीक है। तो इसी के चलते जो ट्रेनिंग है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करके और लोगों को ट्रेन करें, तो कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। वर्कशॉप वगैरह लगाई जाए, जैसे जो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, वो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ आप लोगों के साथ में, 6 चीज ऐसे कर लो ऐसे कर लो। तो ये कुछ चीजें ऐसी है जो मैंने सीखी, ठीक है, आप लोग खुद अगर उन चीजों को सीखने बैठोगे हो सकता है टाइम लग जाए, ऐसा नहीं करें कि सीख नहीं सकते, पर थोड़ा टाइम लग सकता है। तो चाणक्य साहब के द्वारा इसीलिए बोला कि दूसरों से सीख लो यार, दूसरों की गलतियों से सीख लो, तो उससे क्या होता है कि अपने आप वो चीज, अब बोलेगी कोई किसी ने बल्ब बना के चला गया यार वो पर्सन, ठीक है, हम लोग बोले हम तो उसके वाला बल्ब पसंद ही नहीं रहा, अपना बल्ब खुद से बना के देखेंगे, ठीक है, ये बेवकूफी वाली बात हो गई, ठीक है। एक तरीके से कंप्यूटर बना दिया किसी ने, लैपटॉप बना दिया, नहीं मैं तो अपना कंप्यूटर खुद से बना के देखूंगा, अब लगा लो काम उसी में लगे रहो, अब बनाते रहना जिंदगी भर। तो कोई ऑलरेडी कर जो काम जा चुके हैं उससे अपग्रेडेड आप लोग क्या कर सकते हैं, दैट इज द मोर इंपोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, तो उसके ऊपर फोकस देने की बात की जाती है।
तो जो ये स्कीम है DDJKY यहाँ पर ये बेसिकली एक तरीके से एक तो स्किल के बेस पर काम कर रही है, रूरल यूथ को कैसे आगे लेकर चलने हैं। आत्मनिर्भर भारत में भी काफी बड़ा रोल प्ले किया गया और स्किल इंडिया कैंपेन इकोनॉमिक प्रोग्रेस को भी आगे लेकर चलने की बात की जा रही है। तो कई सारे मुद्दे हैं यहाँ पर जिसके बारे में एक हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये यहाँ पर लास्ट न्यूज है आज की जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली फूड एंड एग्रीकल्चर के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर आज के दिन में बात करें तो ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज के बारे में बात की जा रही है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है, जो कि हरदीप सिंह पुरी साहब के अंडर में आती है, तो इनके द्वारा ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज वाली बात यहां पर की गई। तो ईट स्मार्ट का मतलब क्या है कि सही फूड इंसान के अंदर जाना चाहिए, अच्छी हैबिट होनी चाहिए और ट्रांसपोर्ट भी सेफ होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। तो ये चीजों के बारे में बात की जा रही है। तो ईट राइट इंडिया के बारे में बात करें तो सबको पता होना चाहिए क्या खाना है। अपनी बॉडी के हिसाब से आप लोगों की बैलेंस डाइट क्या है, जितनी बॉडी है आप लोगों की, मान लीजिए 70 किलोग्राम आप लोगों का वेट है तो डेली 70 ग्राम आप लोगों को प्रोटीन चाहिए। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कहां से वो प्रोटीन आना है, खाने से लेना है, अंडे से लेना है, पनीर से लेना है, जो शाकाहारी मांसाहारी जैसे दिए उसके बेस पर देख लें। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ईट राइट की हैबिट, बाहर से नहीं खाना है, तले भुने फालतू के सामान नहीं खाने हैं, वो सब चीजें याद रखिएगा। तो चैलेंज जो है यहाँ पर ये स्मार्ट सिटी, कैपिटल सिटी या सिटी जो भी है चीजें, तो उनके ऊपर फोकस देकर चलती है। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है जो 5 लाख से ऊपर या फिर जो भी कैपिटल सिटी है, इन स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट जहां चल रहे हैं उनके तहत यहाँ पर ये ईट चैलेंज और यहां पर ट्रांसपोर्ट चैलेंज को इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। ठीक है, आगे चलें। एम क्या है इसका? एम बेसिकली स्मार्ट सिटी का यही आप लोग जैसे बोल सकते हैं यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फूड सपोर्ट कहते हैं यहाँ पर, इंस्टीट्यूशनल, फिजिकल, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें ताकि स्मार्टली चीजों को फॉलो किया जा सके। बिहेवियर चेंज की बात की जा रही है। जब हमारी कंट्री में ओपन डेफिकेशन फ्री सोसाइटी बनाने की बात की गई, यानी कि खुले में शौच लोगों को नहीं करना है, तो उस टाइम पर जब बोला गया कि हाँ यार खुले में शौच नहीं करना है, तो लोगों के घर में शौचालय तो बन गए पर लेकिन लोगों ने उन शौचालय को यूज नहीं किया क्योंकि बिहेवियर ही नहीं था, नहीं बाहर ही जाकर शौच करना है खुले में। ठीक है, तो यही है। तो उसको कैसे सुधारना है, तो वो भी बातें की गई कई सारी। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे यहां पर देखने को मिल रहे हैं जिनके ऊपर काम करने की काफी ज्यादा जरूरत है। ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज की बात की जा रही है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो द इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड द डेवलपमेंट पॉलिसी के बारे में बात करें तो एम क्या है, ताकि टुगेदर लाया जा सके सिटीजन ग्रुप या स्टार्टअप को, ताकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो ये भी एक काफी बड़ा मुद्दा है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था डिस्कशन। अगर आप लोग अब किसी एग्जाम की तैयारी करें तो लास्ट तक रिवीजन कर जाइएगा। अगर एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप लोग यहीं पर इस वीडियो को बंद कर सकते हैं, आगे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे यहां पर इंपॉर्टेंट डे के बारे में जाना। 5 इंपॉर्टेंट न्यूज देखी हम लोगों ने जो कि यहाँ पर शॉर्ट न्यूज की कैटेगरी में थी, तो एक एक कर समझा। इंटरनेशनल न्यूज में हम लोगों ने कई सारी बातें की यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी यहाँ पर, सबसे पहले तो हम लोगों ने रायसीना डायलॉग के बारे में बातें की। ठीक है, नेशनल न्यूज के बारे में बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पर समझा इसको डिटेल में। ठीक है, जो कि रिपोर्ट थी यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा, तो ये हम लोगों ने समझी। स्पेस के बारे में हम लोगों ने समझी यहाँ पर, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज यूए के बारे में जो कि आप लोगों को हल्का सा आइडिया होना चाहिए। इकोनॉमी के बारे में ई वीजा प्रोग्राम और ये सारी चीजें हम लोगों ने समझी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में इंटरनेट जो बेसिकली प्रोटोकॉल, ये सारी चीजें हम लोगों ने समझी। हेल्थ के बारे में हम लोगों ने समझा कि कौन सी प्रॉब्लम चल रही है अभी कोविड-19 के बाद में और बच्चे कैसे प्रॉब्लम फेस करें। गवर्नमेंट स्कीम के अंदर हम लोगों ने DDJKY बेसिकली ये स्कीम के बारे में समझा, डिटेल में इसके बारे में चीजें समझी, क्या क्या चीजें थी। ठीक है, फूड के बारे में हम लोगों ने बात की, तो स्मार्ट सिटी चैलेंज और ये बेसिकली हम लोगों ने समझा। ये यहाँ पर जो बात की जा रही है ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो ये था टोटल डिस्कशन। अभी आप लोगों के सामने क्विज, इसको अटेम्प्ट कीजिए। सिरोज जो साइक्लोन का नाम किसके द्वारा दिया गया, जिसका मतलब होता है लोटस। रोहिंग्या कम्युनिटी को कौन से एक्ट के तहत वापस भेजने की बात की जा रही है। रायसीना डायलॉग किसके द्वारा मिलकर काम करता है। UNFPA की फुल फॉर्म क्या है। UAE के द्वारा मिशन भेजा गया जो मार्स के लिए, उसका नाम बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री है जो वीजा देती है। NIXI की बेसिकली फुल फॉर्म बतानी है। MISC इसकी फुल फॉर्म बताइए। कौन सी मिनिस्ट्री है जो स्मार्ट सिटी ये इस चैलेंज के बारे में बात करती है। ठीक है, आइए थोड़ा सा रिविजन भी कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि लास्ट डे का है। नेशनल जो इन्वायरमेंट एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बात की जा रही है, इसका पार्ट है यहाँ पर बेसिकली पार्ट है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं सारे। इंडिया और जो गंगेटिक डॉल्फिन है ये यहाँ पर IUCN के तहत कौन सी लिस्ट के अंडर आता है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर, अभी कई सारे राज्य के द्वारा मिलकर जो उमनगोट रिवर है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया कि यहाँ पर इस पे जो पावर प्लांट आप लोगों को नहीं बनाना है। कौन से राज्य में पड़ती है यहाँ पर, और बाउंड्री किसके बीच में, कौन कौन सी हिल रेंज के बीच में बाउंड्री है। कौन सी मिनिस्ट्री है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के लिए लीलावती अवार्ड दिया गया, ये बताना है। मोटो क्या है यहाँ पर मानस का, यानी कि मेंटल हेल्थ एंड द नॉर्मलसी आर्गुमेंटेशन, जो बेसिकली इसके बारे में बात करें, सिस्टम का मोटो बताइए। इसी के साथ में क्या यहाँ पर बात की है स्पुतनिक 5 दवाई के बारे में, किसके द्वारा डेवलप की गई है। DCGI की फुल फॉर्म क्या है। कौन सा आर्टिकल बात करता है शेड्यूल
कास्ट के बारे में और शेड्यूल ट्राइब के बारे में भी आप लोग बता सकते हैं। और आप लोगों से संविधान संशोधन के बारे में पूछा तो उसका भी आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि डिस्कस किया था मैंने लेक्चर के अंदर। देख लेते हैं क्या क्या बात की जा रही है। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहां पर बन सकते हैं, ठीक है, किसके मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। इंडेंजर्ड कैटेगरी में यहां पर इंडस जो गंगेटिक डॉल्फिन है, ये याद रखना IUCN की लिस्ट के हिसाब से, इसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर बोलते हैं। मेघालय के अंदर है यहाँ पर उमनगोट रिवर, जो कि हम लोगों ने डिस्कस की, क्लीनेस्ट रिवर है, जिसका मैंने आप लोगों को तलहटी भी दिखाई थी। जयंता हिल और जो यहाँ पर खासी हिल है, जिसको यहाँ पर रीपिनार और यहाँ पर ये हिमा खैरिम के नाम से जानते हैं, इसके बीच में नेचुरल बाउंड्री है उमनगोट रिवर, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है यूएन मिनिस्ट्री एजुकेशन श्री रमेश पोखरियाल साहब के अंदर में, तो इनके द्वारा ये अवार्ड दिया था लीलावती अवार्ड वुमेन इंपावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मानस यानी कि मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी आर्गुमेंटेशन सिस्टम के बारे में बात की जा रही है, तो यहां पर बात की जा रही है उत्तम मन, ठीक है, और इसी के साथ में सक्षम जन, यानी कि जिसका मन अच्छा होगा वही सक्षम होगा, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका मोटो है। स्पुतनिक 5 रसिया की दवाई है और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा इसको अप्रूव किया जा रहा है। आर्टिकल 338 जो है ये शेड्यूल कास्ट के बारे में बात करता है और 338A जो है वो शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये इसके लिए कमीशन बनाए जाते हैं और 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था हमारी कंट्री में ये सेपरेट कमीशन बनाने के लिए, तो 2004 में इनको सेपरेट कर दिया गया, ठीक है। तो 2003-4 की टाइम है जब यहां पर इनको अलग अलग किया गया। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये आज का डिस्कशन था। अगर आप लोगों को पसंद आए तो फीडबैक देकर जुड़ जाया कीजिए। इसी के साथ में आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं, यहां से आप लोग जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं, सारी PDF इकट्ठे मिल जाएगी और मेरे साथ यहां पर भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं यार। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।